हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो हॉर्टिकल्चर का है, यानी कि उद्यान विज्ञान का है। और ये जेट ICAR-BHU के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। आज हम इस टॉपिक में फलों और जो सब्जियां हैं उनकी जलवायु देखेंगे। जलवायु के आधार पर उनका वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब उनका वर्गीकरण देखेंगे फलों और सब्जियों का क्लाइमेट यानी कि जलवायु के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जलवायु कितने प्रकार की होती है, फल और सब्जियों को कैसे इसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अर्थ है, पृथ्वी है, और ये एक तरफ सूरज है। तो जो अर्थ है इसमें मैंने एक डायग्राम लिया है। तो जो सबसे ऊपर देख रहे हो जो ये लिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, जो क्या है, कर्क रेखा है। क्या कहलाती है ये? कर्क रेखा कहलाती है, जो आपको दिखाई दे रही होगी अर्थ के अंदर। और जो नीचे है ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा जो दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये कौन सी है? मकर रेखा। और जो आपको इधर की साइड दिख रही है, जो बीच वाली जो रेखा दिख रही है, ये कौन सी रेखा है? तो ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब मान लीजिए जो सूरज है, सूरज की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, इसके आसपास का जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का, ये क्या होती है? बहुत गर्म होती है। क्या होती है? यहाँ की जो जलवायु होती है वो क्या होती है? बहुत गर्म होती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? उष्ण जलवायु। मतलब जो सूरज की सीधे किरणें कहाँ पर गिरती है? इसके आसपास गिरती है, तो भूमध्य रेखा के आसपास गिरती है। और जो यहाँ की जलवायु होती है वो कैसी है? उष्ण जलवायु होती है। तो जो उष्ण जलवायु होती है वो कैसी होती है? गर्म जलवायु रहती है यहाँ के आसपास की। और क्या होती है? आर्द्र जलवायु रहती है। अब दूसरी तरफ हम देखें, जो सूरज है, सूरज की किरणें मान लो थोड़ी तिरछी पड़ रही है, दोनों तरफ तिरछी पड़ रही है, यानी कि कर्क और मध्य रेखा पर मकर रेखा के मध्य पड़ रही है। तो ये जो जलवायु होती है ये कैसी होती है? कौन सी जलवायु होती है ये? जो कर्क और जो इसके बीच में पड़ रही है, मान लीजिए इसके बीच में पड़ रही है, किसके बीच में? कर्क और जो मकर रेखा है उसके बीच में अगर पड़ रही है, तो ये कौन सी जलवायु होती है? ये होती है उपोष्ण जलवायु। कौन सी होती है? उपोष्ण जलवायु। और जो तिरछी पड़ती है, बहुत तिरछी पड़ती है, वो होती है कौन सी होती है जलवायु? जो मतलब बहुत तिरछी पड़ती है, तो ये जो होती है ये जलवायु होती है शीतोष्ण जलवायु होती है। कौन सी जलवायु होती है? शीतोष्ण जलवायु होती है। तो हमने देख लिया कि कौन सी जलवायु होती है। तो जो उष्ण जलवायु होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास होती है। और जो कौन सी उपोष्ण जलवायु होती है वो कर्क भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य होती है, मतलब इन दोनों के बीच में। और जो शीतोष्ण जलवायु ये कहाँ पर होगी? ये सबसे ऊपर जो कर्क रेखा के ऊपर, और मध्य रेखा के मतलब जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर क्या होती है? जो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये चित्र में देख लिया हमने, समझ लिया इसको। अब एक और जलवायु होती है शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु कैसी होती है? तो शुष्क जलवायु होती है जहाँ पर क्या होती है? गर्म जलवायु होती है, मतलब वहाँ पर पाया जाता है, सूखा ही सूखा पाया जाता है, तो वो शुष्क जलवायु होती है। और इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे? जो फल है और सब्जियाँ हैं उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो इनको समझाना जरूरी था, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, और जो शुष्क था उसको समझाना जरूरी था। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम का उपयोग लिया है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नोट्स है वो समझते हैं अब। तो जलवायु के आधार पर जो फल और सब्जियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, तो जलवायु के आधार पर जो फल एवं सब्जियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहले जलवायु कौन सी होती है? तो जलवायु होती है पहली उष्ण जलवायु। और उष्ण जलवायु के आधार पर जो फल है वो कौन से होते हैं ये बता देंगे। पहले चारों जलवायु के नाम देख लेते हैं, उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण और शुष्क जलवायु। तो उष्ण जलवायु कौन सी होती है? जहाँ पर आर्द्रता और ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसे जलवायु बहुत गर्म और बहुत क्या हो? आर्द्र हो। ऐसे जलवायु जो जहाँ पर जलवायु पाई जाती है वो क्या होते हैं?
उष्ण जलवायु होती है वहाँ पर। अभी इंडिया के अंदर देखें, अगर मान लीजिए ये इंडिया का जो मैप है वो है, 1 मिनट दोबारा समझते हैं। तो मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, इधर की साइड पर ये इंडिया का मैप मान लीजिए आप। अब जो यहाँ पर जो नीचे वाला भाग है, इधर कौन सी जलवायु होती है, कौन सी जलवायु होती है, जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर होती है उष्ण जलवायु, क्योंकि इधर, और आर्द्र जलवायु, क्योंकि इधर क्या होती है, दोनों तरफ क्या होते हैं, समुद्र पाए होते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब का सागर, इसलिए नमी होती है। और जो सूरज की किरणें होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास गिरती है, तो इसकी जहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, उष्ण जलवायु का होगा। और जो यहाँ से बीच का होगा, जो बीच वाला जो टेम्परेचर होगा वो उपोष्ण जलवायु होगा। और जो राजस्थान में, मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या होता है, थार का मरुस्थल होता है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, शुष्क जलवायु होगा। और जो ऊपर है, ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो जोन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो शीतोष्ण टेम्परेचर होगा। कौन सा होगा, शीतोष्ण टेम्परेचर होगा। तो ये देख लिए अपन ने। अब क्या देखेंगे कि जो इसके आधार पर फल एवं सब्जियों को कैसे बांटा गया है। तो पहला है उष्ण, तो उष्ण में कौन कौन से फल आते हैं, आम आते हैं, केला आता है, पपीता आता है, नारियल आता है, और काजू और चीकू आता है। तो उष्ण जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं, आम यानी कि मैंगो, फिर आता है केला यानी कि बनाना, फिर आता है पपीता पपाया, नारियल आता है, और काजू आता है, और चीकू आता है। काजू जो फल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फल है कि उष्ण जलवायु का फल है काजू, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं देखते हैं। तो शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत फल आते हैं, सेब आता है, नाशपाती आता है, बादाम आता है, अखरोट आता है, आड़ू आता है, आलू बुखारा आता है, और स्ट्रॉबेरी आता है। जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है वो क्या होता है, ठंडाई में चलता है, बहुत ज़्यादा अधिक ठंडाई चाहती है इसको। वो जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है ये 1 वर्षीय प्लांट होता है। ये 4 महीने में क्या होता है, फल दे देता है। 1 वर्षीय प्लांट होता है ये एकमात्र। और अब उपोष्ण के बारे में देखते हैं। तो उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं। तो नींबू वर्गीय फल जो है, सभी नींबू वर्गीय फल है, जैसे माल्टा नींबू हो गया, संतरा हो गया, और क्या हो गया, नींबू, संतरा, और क्या हो गया, जो नींबू वर्ग के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, उपोष्ण जलवायु के अंदर आते हैं। फिर दूसरा हो गया अमरूद यानी कि गवावा, अनार हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, और लोकार्ड भी एक इम्पोर्टेंट फल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो शुष्क जलवायु है, मतलब जो राजस्थान में पाई जाती है शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं। तो देखते हैं शुष्क जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं। तो शुष्क जलवायु के अंतर्गत फल आते हैं, बेर आता है, और खजूर आता है। और जो बेर है इसको एरिड जोन का मतलब क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। मतलब शुष्क जलवायु का फल किसे कहते हैं, तो बेर को कहते हैं। मतलब जो बेर है उसको एरिड जोन का फूल क्या कहते हैं, फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। खजूर आता है, आंवला आता है, और बीलपत्र आता है, और करौंदा आता है, और क्या आता है, फालसा आता है। तो शुष्क जलवायु में बेर, खजूर, आंवला, बीलपत्र, करौंदा, और क्या आता है, फालसा आता है। अब देखेंगे कि सब्जियों के अंतर्गत सब्जियां कौन कौन से में आती है। तो सब्जियां देखते हैं। पहला होता है जो गर्म जलवायु की जो सब्जियां, 2 तरह की सब्जियों को बांटा गया है। सब्जियों को 2 तरह की जलवायु में बांटा गया है, एक गर्म और दूसरी है ठंडी जलवायु। क्या है, एक तरफ तो एक गर्म और दूसरी है ठंडी जलवायु। तो जो गर्म जो सब्जियां होती है, गर्मी में जो सब्जियां होती है, इसके अंतर्गत दो ऋतुओं की सब्जियां आती है, खरीफ ऋतु और कौन सी ऋतु की, जायद ऋतु की सब्जियां आती है। खरीफ ऋतु की जो सब्जियां होती है कब खेती करते हैं इनकी, तो जून से जुलाई के बीच में खेती करते हैं। और जो जायद ऋतु होती है इनकी जो खेती करते हैं सब्जियों की, तो फरवरी टू मार्च, मतलब फरवरी से मार्च के बीच में इनकी खेती की जाती है। अब जो गर्म जलवायु है इसके अंतर्गत जो सब्जियां आती हैं उनको याद रखने की एक इम्पोर्टेंट एक ट्रिक है, उससे आप जो गर्म जलवायु की सब्जियां हैं उनको याद रख सकते हो, कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो जो गर्म जलवायु की जो सब्जियां हैं, जितनी भी फल वाली जितनी भी सब्जियां होती है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, और क्या हो गया, कद्दू हो गया, जितनी भी सब्जियां हैं जिनमें फल बनता है, जिनमें फल आते हैं ऊपर, वो कौन सी सब्जियां होती है, तो वो गर्म जलवायु की सब्जियां होती है। और इसमें एक अपवाद है, मतलब एक अपवाद है। तो अपवाद क्या है, शकरकंद है। शकरकंद क्या है, एक जड़ वाली सब्जी है, लेकिन जड़ वाली सब्जी होते हुए भी ये गर्म जलवायु में आती है, इसलिए क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। तो गर्म जलवायु की सब्जी कौन सी है, शकरकंद भी गर्म जलवायु की सब्जी है, और ये अपवाद है। इसको आप याद रखना इंपॉर्टेंट करके, जो शकरकंद है उसको। अब अगला है
ठंडी जलवायु की जो सब्जियां हैं वो, और ठंडी जलवायु की सब्जियों की खेती कब की जाती है? मुख्यतः जो रबी की क्रॉप्स होती है, जो रबी की सब्जियां होती है, उनके अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाया जाता है। और जो ठंडी जलवायु के अंतर्गत जो सब्जियां आती है उसमें जड़ वाली या फिर कंद वाली सब्जियां आती है। और कौन सी आती है? पत्ती वाली सब्जियां और कोल क्रॉप्स यानी कि फूल गोभी वर्ग की जो सब्जियां आती है वो सभी कौन सी जलवायु में आती है? ठंडी जलवायु के अंतर्गत आती है। तो जड़ वाली या फिर कंद वाली सब्जियां किस में आती है? ठंडी जलवायु में आती है। पत्ती वाली सब्जियां कौन सी में आती है? तो वो भी ठंडी जलवायु में। और कोल क्रॉप्स यानी कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं वो भी ठंडी जलवायु में आती है। इसमें भी एक अपवाद है, जो मटर है वो क्या होता है? उसके अंतर्गत फली बनती है, यानी कि एक फल है। और ये क्या है? फल होते हुए भी क्या है? मतलब जो ठंडी जलवायु में शामिल है। रबी की जलवायु में रबी में उगाई जाती है। इसलिए क्या हो गया? अपवाद हो गया मटर जलवायु। तो मटर को भी विशेष करके आप याद रखिए। और जो मटर का बॉटनिकल नेम होता है वो भी क्या होता है? याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम। ये जेनेटिक्स में बहुत काम आता है, जो आनुवांशिकी है वहाँ पर बहुत काम में ले जाती है मटर। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शीतोष्ण जलवायु का फल नहीं है? कौन सा फल है जो शीतोष्ण जलवायु का नहीं है? तो आप को कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है? शीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो सेब है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है नाशपाती, सी ऑप्शन है काजू और डी ऑप्शन है बादाम। भाई अपन क्या देखते हैं, जो ठंडे जलवायु के जो फल है उनमें क्या आता है? बादाम आता है। तो बादाम वगैरह के साथ ही हम किसको जोड़ते हैं? काजू को जोड़ देते हैं। इसलिए काजू को हम क्या नहीं मानते? शीतोष्ण जलवायु का फल मान लेते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? जो शीतोष्ण जलवायु का फल है उसको किसके साथ में ले लेते हैं? तो जो काजू है, काजू का जो नहीं, इसमें क्वेश्चन ही दूसरा पूछ रखा है। तो क्वेश्चन है कि शीतोष्ण जलवायु का फल नहीं है, तो फल नहीं पूछ रहा है। तो बादाम वगैरह के साथ में हम क्या समझ लेते हैं कि काजू है वो भी शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत ही आता होगा, मतलब ड्राई फ्रूट्स है। तो इसका भी बादाम के साथ ही समझ लेते हैं। सेब नाशपाती ठंडी जलवायु का समझ लेते हैं। लेकिन जो काजू फल होता है ये क्या होता है? उष्ण जलवायु का होता है, यानी कि गर्म और नम जलवायु का फल होता है। तो याद रखिएगा आप, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी ऑप्शन हो जाएगा काजू। आंसर इसका राइट है। तो काजू को मोस्ट करके याद रखिएगा आप सभी। अब आगे जो महत्वपूर्ण टेम्परेचर है फलों और सब्जियों के लिए वो देखते हैं, कौन सी स्थिति में कौन सा टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है फलों और सब्जियों के लिए। तो पहले देखते हैं फलों के लिए। तो फलों में आम के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो आम के लिए जो टेम्परेचर होता है फलों में वो क्या होता है? तो अगर आम फलों की सामान्य वृद्धि के समय टेम्परेचर पूछा जाता है, तो फलों की सामान्य वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर है, आम की जो फल है उनकी जो सामान्य वृद्धि के लिए टेम्परेचर है वो कितना है? 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आम की जो सामान्य वृद्धि है, मतलब ग्रोथ, जनरल ग्रोथ के लिए उसको जो टेम्परेचर आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर भंडारण के लिए पूछता जाता है आपसे तापमान आम के लिए, तो आम के लिए भंडारण का टेम्परेचर कितना होता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जो फलों और सब्जियों के आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, इसलिए इसको भी क्लियर किया जा रहा है साथ में। अब अगला है केला, यानी कि बनाना। तो सामान्य केले की सामान्य वृद्धि के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है। कितना होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है। जो सामान्य वृद्धि है केले की उसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो भंडारण है केले का वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं? तो 13 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं? 13 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। और जो खजूर है, खजूर की उष्मा इकाई या हीट यूनिट, जो उष्मा इकाई या हीट यूनिट है वो कितनी है? 3300 डिग्री सेल्सियस। 3300 डिग्री होती है। कितनी होती है? 3300 डिग्री होती है। तो आम में सामान्य वृद्धि 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पर, और केले की सामान्य वृद्धि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस पर। आम का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है। और जो केला है, केले का भंडारण किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? तो 13 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और जो खजूर है उसमें जो उष्मा इकाई मापी जाती है वो 3300 डिग्री सेल्सियस डिग्री यूनिट होती है, हीट यूनिट होती है, जो 3300 डिग्री होती है। अब आगे देखेंगे जो सब्जियां हैं उनके महत्वपूर्ण टेम्परेचर। तो सब्जियों में टमाटर है, टमाटर इम्पोर्टेंट है। और टमाटर का जो सामान्य वृद्धि की जाती होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है?
तो टमाटर के लिए जो सामान्य वृद्धि के लिए टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। और जो लाइकोपीन बनता है मतलब लाल रंग बनता है उसके निर्माण के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और या फिर सीधा डायरेक्ट पूछे 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और लाइकोपीन निर्माण बंद होने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है तो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर क्या होता है लाइकोपीन का निर्माण होना क्या हो जाता है बंद हो जाता है, यानी कि लाल रंग का बनना कम हो जाता है जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब। और अगर प्याज में पूछें तो प्याज क्या होता है जो वानस्पतिक वृद्धि होती है इसके लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तो 13 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो प्याज है मतलब कांदा है उसके लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए 13 से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और जो ये जो प्याज है ये कौन सा प्लांट है तो ये कम तापमान और लघु दिवस वाला पौधा है। कम तापमान और कम लघु दिवस इसके लिए आवश्यक होता है। और जो कंद निर्माण के लिए यानी कि कंद बनने के लिए जो बल्ब बनने के लिए जो इसमें निर्माण के लिए आवश्यकता होती है टेम्परेचर वो कितना होता है 15.5 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना होती है 15.5 से 25 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है इसमें बल्ब बनने के लिए आवश्यकता होती है। याद यहाँ कंद की जगह आप बल्ब कर लेना क्योंकि बल्ब बनता है प्याज में। और इसके अलावा जो इसको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसमें अधिक तापमान और अधिक दिवस मतलब क्या होता है तापमान तो अधिक आवश्यक होता है और दिन क्या होता है छोटा कम का अधिक टेम्परेचर और छोटा दिन आवश्यकता होता है। इसको लंबा दिन आवश्यकता होती है। अधिक तापमान और लंबे दिन की आवश्यकता होती है कंद निर्माण के लिए या बल्ब निर्माण के लिए। और इसके लिए टेम्परेचर होता है 15.5 से 25.5 डिग्री सेल्सियस। अभी इसी तरह भिंडी का अंकुरण देखें तो अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितने की आवश्यकता होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है भिंडी में आवश्यकता होती है। कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है भिंडी के अंकुरण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर सीधा पूछा तो 35 डिग्री सेल्सियस। और अंकुरण बंद होने के लिए मतलब अंकुरण नहीं होने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है अंकुरण बंद होने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो टमाटर की सामान्य वृद्धि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। लाल रंग बनने के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लाइकोपिन मतलब लाल रंग बंद होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर। और प्याज की वानस्पतिक वृद्धि के लिए 13 से 21 डिग्री सेल्सियस कम तापमान और लघु दिवस आवश्यकता होती है। इसके लिए बल्ब निर्माण के लिए 15.5 से 25.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अधिक तापमान और अधिक लंबे दिन की आवश्यकता होती है। भिंडी के अंकुरण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अंकुरण बंद होने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो देख लिए। अब इसके अलावा देखेंगे कि जो बढ़वार काल है मतलब फलों के बढ़वार काल के में कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो फलों के बढ़वार काल के में कौन से कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तो अधिक तापमान आवश्यक होता है। और क्या होता है अधिक आर्द्रता मतलब अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है जो फल और सब्जियां हैं उनके बढ़वार काल में यानी कि वृद्धि के टाइम पर। और जो बीज दर है फल और सब्जियों की तो उसमें वर्षा ऋतु में या फिर खरीफ ऋतु के लिए कितनी रखते हैं 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो वर्षा के लिए जो बीज दर रखते हैं वो खरीफ ऋतु के लिए वो रखते हैं 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और जो ग्रीष्म ऋतु है उसके लिए जो बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है मतलब जो जायद है उसके अंतर्गत तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री केजी 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर क्या रखी जाती है बीज दर रखी जाती है। तो बढ़वार काल के लिए जो टेम्परेचर होता है टाइम पीरियड होता है वो कैसा होना चाहिए अधिक टेम्परेचर होना चाहिए और अधिक आर्द्रता होनी चाहिए। और बीज दर कैसा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए वर्षा ऋतु में खरीफ वाली फसलों के लिए होती है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और ग्रीष्म ऋतु वाली यानी कि जायद ऋतु में जो सब्जियां वगैरह लगाई जाती है उनके लिए टेम्परेचर होता है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये देख लिए हमने। अब इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। तो आलू के कंद निर्माण के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितना होता है भाई आलू का कंद बनते हैं और आलू के कंद निर्माण में कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस की। कितनी 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। और कंद निर्माण बंद होने के लिए तो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और टमाटर में भी
फल बनने जो लाइकोपिन रंग बन रहा था उसमें भी कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रही थी। अब गाजर में जो जड़ें निर्माण होती है, जो रूट बनती है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितने की आवश्यकता होती है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस कितने की आवश्यकता होती है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और जो गाजर में रंग निर्माण होता है, लाल रंग निर्माण होता है, उसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस की। कितने की होती है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर है उसकी आवश्यकता होती है। अब अगला है मूली या फिर जड़ मूली यानी कि जो रेपिनस सेटाइवम है, उसके लिए जो जड़ निर्माण में जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितना होती है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की। कितना होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जड़ निर्माण में, मूली के जड़ निर्माण के लिए। अब जो फूल गोभी है, तो फूल गोभी में जो कड़ बनता है, कड़ के निर्माण के लिए की जो आवश्यकता होती है वो उपोष्णीय किस्में में, उस उपोष्णीय जो किस्में होती है उनके लिए कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और जो शीतोष्ण किस्में हैं इनके लिए जो कण निर्माण के लिए आवश्यकता होती है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, उपोष्णीय किस्में में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और शीतोष्ण किस्में में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कण निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। तो क्या देखा, आलू में कंद निर्माण के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता, कंद निर्माण बंद होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम अधिक आवश्यकता, और गाजर के लिए जड़ निर्माण के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, और जो रंग निर्माण के लिए गाजर में आवश्यकता होती है 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। और जो मूली है, तो मूली में जड़ निर्माण के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और फूल गोभी के कण निर्माण के लिए उपोष्णीय किस्में अगर तो उनमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो ठंडी जलवायु की किस्में हैं तो उनके लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये देख लिया। अब इसके अलावा 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। तो फूल गोभी तापमान बदलाव के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। मतलब टेम्परेचर जो बदलता है उसके प्रति क्या होती है, फूल गोभी संवेदनशील होती है। कैसी होती है, संवेदनशील होती है जो फूल गोभी है वो टेम्परेचर बदलाव के साथ साथ। और जो तापमान बदलाव से देख विकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो रिसिनेस और फजीनेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिसिनेस और फजीनेस होते हैं। और मटर के अंकुरण के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लास्ट है, तो अंकुरण के लिए, मटर के अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 22 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो ये देखा अपन ने आज के वीडियो में, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब जलवायु के आधार पर फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको नोट्स प्राप्त होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक में।